Now we are about to start with 12th standard physics chapter number 2, that is mechanical properties of fluid. ठीक है, अभी देखो मैंने इसके पहले भी चैप्टर नंबर 1 में बोला था कि फिजिक्स के कई ब्रांचेज हैं, बायोफिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह। उसमें से एक होता है मैकेनिक्स। मैकेनिकल वर्ड मैकेनिक्स से ही आया है। एंड व्हाट इज मैकेनिक्स, यानी कि क्या, मैकेनिक्स वो होता है जिसके अंदर फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड स्टडी की जाती है। तो जिसके अंदर क्या होता है, फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड स्टडी की जाती है। तो इससे एक बात साबित हुई। और मैकेनिकल, अच्छा एक और बात बोल देता हूँ कि मैकेनिकल में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे या दो चीज़ की स्टडी की जाती है। इसके दो ब्रांचेस होते हैं, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स। आप लोगों को याद होगा मैंने ये शुरू में बताया था चैप्टर नंबर 1 के दौरान। स्टैटिक का मतलब होता है टू स्टॉप या फिर एट रेस्ट, स्टॉप, टू स्टॉप या एट रेस्ट। और काइनेटिक्स मतलब क्या, टू मूव, यानी कि हम लोग फ्लूइड की, अब फ्लूइड क्या, ये तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर इससे ये समझ में आ रहा है कि मैकेनिकल यानी मैकेनिक्स के अंदर जो है दो ब्रांचेस होते हैं, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब देखो स्टैटिक्स मतलब क्या, यानी कि एट रेस्ट या विच इज़ नॉट इन मोशन। तो एट रेस्ट या विच इज़ नॉट इन मोशन, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड की। फ्लूइड क्या है मैंने बताया नहीं, समझ में आया, यानी रुके हुए फ्लूइड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे। और दूसरा क्या होता है कि अगर फ्लूइड मूव करा तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। कुछ समझ में आया, तो ये हम लोग देखने वाले हैं, ऐसा इस वर्ड से समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, कैरेक्टर्स। समझ में आया, क्या कैरेक्टर एग्जिबिट करेंगे अगर फ्लूइड को चलाया जाए या रुका हुआ फ्लूइड में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टर्स होते हैं। समझ में आया, उसके कुछ डेरिवेशंस रहेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब फ्लूइड मतलब क्या, अब हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, अभी याद रखो, अगर हम हमारे आसपास की चीज़ों को देखें तो हम लोग मेजरली उन चीज़ों को तीन सब्सटेंस में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, तीन सब्सटेंस में क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड लास्ट इज गैस। ठीक है, अभी अगर सब्सटेंस या मैटर की बात करेंगे तो एक और चीज़ आ चुकी है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मा। याद है तुम लोग को बोला गया होगा प्लाज्मा, अगर नहीं बोले होगे तो मैं बता रहा हूँ कि प्लाज्मा करके बोला गया है। प्लाज्मा क्या है ये सब देखेंगे हम लोग। पहले देखो सॉलिड, सॉलिड किस सब्सटेंस को बोलेंगे, सॉलिड किस सब्सटेंस को बोलेंगे, तो उसको जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो सपोज करो ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है। ठीक है, लेकिन फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल मैं दो पार्टिकल्स कंसिडर करता हूँ। ये बॉक्स n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है। सपोज करो दो पार्टिकल कंसिडर किए गए, पॉइंट ए पॉइंट या पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, ये दो पार्टिकल एज्यूम किए गए। अब मैं सपोज करो इसको मूव करता हूँ, इसको क्या करूँगा, मूव करूँगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बॉक्स। अभी भी पार्टिकल ए अपनी ही जगह पर है, अभी भी पार्टिकल बी इन दिस बॉक्स अपनी ही जगह पर है। पोजीशन ऑफ बॉक्स चेंज हुई, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हुआ। कुछ समझ में आया, तो ये हो गया मूविंग ऑब्जेक्ट, कुछ समझा। लेकिन सपोज करो अगर एक गैस है, सॉरी लिक्विड है, क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है, और सपोज करो मैंने इसको मूव कर दिया। अब इसके अंदर भी वेरियस पार्टिकल्स हैं, मैं ले लेता हूँ दो पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, चलो तीन ले लेता हूँ, ये बी और ये सी और इवन ये डी भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है कि चार पार्टिकल्स मैंने लिया, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए सूटेबल रहेगा। और अगर मैंने इसको थोड़ा सा स्लोप देकर इसको मूव करवा दिया, इस ड्रॉप को या इस लिक्विड को, तो क्या हो जाएगा, देखो जब ये यहाँ पर मूव होकर आएगा, पहली बात इसका शेप और साइज जो भी है यानी वॉल्यूम ये सेम नहीं रहेगा। दूसरी बात, क्या ये पार्टिकल सेम पोजीशन पे रहेंगे, ज़रूरी नहीं, हो सकता है डी यहाँ पर आ जाए,
हो सकता है ए यहाँ पर आ जाए, बी यहाँ पर आ जाए और जो बचा सी यहाँ पर रहे। समझ में आया? तो याद रखो ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर यानी जो पार्टिकल से वो बने हैं, वो पार्टिकल अपनी जगह जब चेंज कर देते हैं आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ मोशन, तो ऐसे इसको मोशन नहीं, ऐसे इसको बोलेंगे क्या? फ्लो। कुछ समझा? फ्लो और मूवमेंट या मोशन में फ़र्क समझो। मोशन किसको बोलेंगे? वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी जो सॉलिड है, जिसके इंटरनल पार्टिकल्स अपनी जगह चेंज नहीं करते। और ऐसे ऑब्जेक्ट को अगर मैं मूव करता हूँ या पुश करता हूँ तो इसको मूवमेंट बोलेंगे। भले ही बॉक्स की जगह चेंज हुई हो, मगर इंटरनल जो पार्टिकल्स है उनकी जगह कभी चेंज होती नहीं है। लेकिन ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल, ठीक है, वो चाहे लिक्विड हो या गैशियस हो, वो भी एन नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है, लेकिन जब हम उसको किसी भी तरीके से सिचुएशन क्रिएट करके मूव करवाते हैं तो उसके अंदर के पार्टिकल्स दे डू नॉट रिमेन एट द सेम स्पॉट, दे टेंड टू चेंज द प्लेस, वो अपनी जगह चेंज कर देते हैं। तो ऐसे इसको मोशन नहीं, ऐसे इसको फ्लो बोलेंगे। ऐसा ही सेम मैं गैसेस से ले सकता हूँ, बोलो सही है कि नहीं? तो याद रखो द ऑब्जेक्ट या द सब्सटेंस विच फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स। अरे कुछ समझा? मोशन या मूवमेंट सॉलिड सब्सटेंस का होगा या रिजिड बॉडी का होगा। रिजिड मतलब क्या? जो जल्दी टेढ़ा नहीं होता है। समझ में आया? उसको रिजिड। छोड़ दिए तो वापस अपनी जगह पे आ सकता है, जैसा प्लास्टिक। ज़्यादा फोर्स दिए तो टूटेगा, वो अलग बात है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा मोशन। लेकिन आप नहीं बोल सकते मोशन ऑफ अ लिक्विड, आप नहीं बोल सकते, फ्लो ऑफ लिक्विड बोलते हैं। क्यों फ्लो बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो पार्टिकल्स अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। जब पार्टिकल अपनी जगह चेंज करते हैं, ऐसे सब्सटेंस के मोशन को बोलेंगे फ्लो, और जो फ्लो होता है डेट इज नोन एज अ फ्लूइड। समझ में आ गया? तो देखो आपके बुक में शायद पहले पैराग्राफ में ही बोला गया है, लास्ट की चौथी या तीसरी लाइन पे, अ फ्लूइड मीन्स अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। दिख रहा है? यानी जो फ्लो हो सकता है, लेकिन फ्लो होने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि उसके पार्टिकल्स अपने इंटरनल जगह चेंज कर देंगे। अब ऐसा क्यों पॉसिबल है? हाँ, तो ज़रा इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीजंस है, ये क्यों अपनी जगह चेंज कर पा रहे हैं, सॉलिड क्यों नहीं कर पा रहा है। तो याद रखो इन लोगों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं है या अपनी जगह इन शॉर्ट अपनी जगह नहीं छोड़ते। समझ में आया? आपस में इतने ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत गहरा है, तो वो लोग नहीं छोड़ते अपनी जगह। समझ में आया? लेकिन अगर हम लोग लिक्विड की बात करेंगे तो याद रखो इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मगर उतना मजबूत नहीं जितना इनके मुकाबले है। अगर मैं गैसियस की बात करूँ या गैस वाले सब्सटेंस की बात करूँ तो उसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इतना समझा? इतना समझा? ठीक है। चौथा जो स्टेट है उसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा वो मटेरियल या वो सब्सटेंस है जिसके अंदर हम किसको भी मिला दे, लकड़ी को मिला दो, प्लास्टिक को मिला दो, लोखंड को मिला दो, किसको भी मिला दो, और इतना हाई अमाउंट ऑफ हीट पर, मतलब टेम्परेचर पे उसको हीट करो कि उसके अंदर के जो पार्टिकल है, पार्टिकल तो छोड़ो, उसके अंदर के जो एटम्स है वो तक टूट जाएंगे और उसके आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब एक दूसरे से, मतलब समझ में आया, इंटरैक्ट करने लगेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा कुड बी गिवन, नेचुरल प्लाज्मा कुड बी गिवन एज अ सन। सन को द ह्यूज प्लाज्मा भी कंसिडर किया जाता है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है कि उसके अंदर वेरियस ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वेरियस आयंस, एटम्स वगैरह जो है ये, मतलब समझ में आया, अंदर मिले हुए हैं, घुले हुए लावा फॉर्म में। तुम लोगों को समझा? तो प्लाज्मा भी फ्लो ही होगा। हम लोगों ने लावा भले ही सन पे नहीं जाकर देखे, लेकिन हम लोगों ने जो वीडियोज़ में देखे समझ में आ गया। लावा भी देखो फ्लो करता है, और जब फ्लो करता है वी कैन इजीली मेक आउट कि इसके भी पार्टिकल्स अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, तो उसको मोशन या मूवमेंट नहीं बोलेंगे, टेक्निकली उसको बोलेंगे फ्लो, और फ्लो मतलब फ्लूइड। तो प्लाज्मा गैस
और लिक्विड, ये तीनों भी क्या है, फ्लूइड कंसिडर करेंगे। मगर ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ और जो बुक में बोला गया है, इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग फ्लूइड सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को कंसिडर करेंगे। मैं नहीं बोल रहा, आपकी बुक बोल रही है। और बोला गया कि जनरली भी अगर हम लोग फ्लूइड बोलते हैं तो हमारे जहन में लिक्विड ही आता है और लिक्विड को ही हम फ्लूइड से डिनोट करते हैं। यकीन नहीं आ रहा है? पेज नंबर 27 लेफ्ट हैंड साइड, रिमेंबर दिस, इसके अंदर देखो लिखा हुआ है, द टर्म फ्लूइड इंक्लूड्स बोथ लिक्विड एंड गैस फेजेस। प्लाज्मा इसमें इंक्लूड फिलहाल नहीं किया गया है। इट कॉमनली यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ लिक्विड ओनली, यानी ये सिर्फ लिक्विड के तौर पे ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, विदाउट एनी रेफरेंस टू गैस। समझ में आया? गैस को ज़्यादा कंसिडर, हालांकि गैस भी फ्लो होती है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, ब्रेक फ्लूइड, ये जो कार में ब्रेक मारते हैं, ठीक है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले, 2 पेज आगे अगर हम लोग देखेंगे पेज नंबर 31 पर, तो देखो 2.12 वाला जो डायग्राम है उसमें जस्ट 2.12 जो लिखा है उसके ऊपर देखो क्या लिखा है, ब्रेक फ्लूइड्स, दिख रहा है? तो क्या हो जाता है, ब्रेक फ्लूइड। तो ब्रेक फ्लूइड जो है इट इज नथिंग बट एन ऑयल, और ये क्या करता है, ब्रेक मारने में हेल्प करता है। वो हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक वाला जब देखेंगे तब पढ़ेंगे उसके अंदर। तो ये क्या बोल रहा है, उसके अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड होता है। हाइड्रोलिक देखो उधर पे क्या बोला गया है, ब्रेक फ्लूइड। अब फ्लूइड है तो गैस और लिक्विड दोनों होना चाहिए, लेकिन ऑयल लिक्विड है। मगर ये बोल रहा है कि अगर उस ब्रेक फ्लूइड में अगर सपोज करो गैस एंटर हो जाती है किसी तरीके से तो ब्रेक नहीं लगते। कुछ समझ में आ रहा है? तो इधर पे साफ तौर पे फ्लूइड का मतलब क्या है, रिलेटेड टू लिक्विड विच इज नथिंग बट एन ऑयल। समझा? तो वो यही बता रहे थे, को बोला गया आगे। अरे समझा कि नहीं समझा? ठीक है। और ये कॉलिक्यूली वो जो है मैंने आप लोगों को बताया था, इसका मतलब होता है जनरली। साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन में हम लोगों ने बोले थे कि कॉलिक्यूली वेट एंड मास आर कंसिडर एज सेम, मालूम है? ऐसा बोले थे अपने ये वर्ड। तो कॉलिक्यूली मतलब क्या, जनरली या कॉमनली। तो कॉमनली हम लोग फ्लूइड को क्या करते हैं, लिक्विड ही कंसिडर करते हैं, जबकि गैसेस और प्लाज्मा भी इसमें इंक्लूडेड है टेक्निकली। और लास्ट में बोला देखो कि मेडिसिनल लैंग्वेज में या न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में भी इसको बोला जाता है टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी ज़्यादा दूध पियो या ज़्यादा जूस पियो या फिर ज़्यादा पानी पियो। इसका मतलब यानी ज़्यादा गैस पियो, ऐसा नहीं है। तो यानी फ्लूइड का मतलब ज़्यादातर जनरली इंडिकेट करता है किसको, लिक्विड को। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग कुछ बात कर रहे हैं फ्लूइड से रिलेटेड तो ज़्यादातर आपके दिमाग में लिक्विड ही आना चाहिए। जहाँ गैस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा कि ये रिलेटेड टू गैस है। इतना समझा आप लोगों को? ठीक है, चलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, सेकंड पैराग्राफ में पेज नंबर 26 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड, वो बोल रहा है कि इन आवर डेली लाइफ वी एक्सपीरियंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एट रेस्ट एंड इन मोशन। ठीक है, तो अभी देखो एट रेस्ट हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, किसका, फ्लूइड का, और इन मोशन भी। इन मोशन का बेस्ट एग्जांपल है चलती हुई हवा। ये जो हवा है ये भी हमारे को प्रेशर मार रही है। आजकल बारिश का टाइम है तो ज़्यादा हवा चल रही है। अगर नहीं भी है, अभी भी समझ लो आपको हवा नहीं लग रही है, फिर भी हवा का प्रेशर है, इतना मिनिमम है कि आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, वो अलग चीज़ है। एट रेस्ट मतलब क्या, सपोज करो आप स्विमिंग पूल में चले गए, उस वक्त आपको ये प्रेशर मारेगा पानी। समझ में आया? अब इसका तो मोशन मतलब क्या, अरे सर उसमें तो लहरें हैं, वैसा मोशन नहीं, फ्लो होता हुआ पानी नहीं। तो वो एट रेस्ट भी फ्लूइड हम लोगों को क्या कर रहा है, प्रेशर देता है या फोर्स करता है। और मोशन वाला भी, तो मोशन वाला एग्जांपल क्या है, एयर। रुका हुआ क्या है, स्विमिंग पूल। समझ में आया? तो ऐसा बोला गया है। अभी शुरू करते हैं क्या, फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड का सबसे पहला डेफिनेशन, फ्लूइड का मतलब क्या है, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्लूइड आर 3। कौन है वो, लिक्विड, गैशियस एंड प्लाज्मा। ये 3 चीज़ प्लीज याद रखो। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स विच इंक्लूड्स लिक्विड, गैशियस एंड प्लाज्मा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो लिक्विड या फ्लूइड्स होते हैं ये आसानी से डीफॉर्म हो जाते हैं, मतलब अपने फॉर्म को या अपने शेप को चेंज कर देते हैं। अगर मैंने उसको ग्लास में लिया, ग्लास का शेप, अगर मैंने उसको वेसल में लिया, वेसल का शेप। तो उन लोग का कोई खुद का कोई
वो नहीं है, शेप नहीं है, तो आसानी से क्या हो जाते हैं, डीफॉर्म हो जाते हैं, ऐसा इसमें बोला गया है। ठीक है, अब याद रखो लिक्विड को या फ्लूइड को, लास्ट पैराग्राफ देखो, शियर फोर्स एक वर्ड दिया हुआ है और उसके ऊपर, शियर फोर्स के ऊपर एक और वर्ड दिया हुआ है, उसका नाम क्या है, शियर मॉड्यूलस। देखो शियर फोर्स मतलब क्या, टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, इसको समझाता हूं मैं। और शियर मॉड्यूलस मतलब क्या, एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स शेप। समझ में आया, सब्सटेंस की वो एबिलिटी जो अपने आप के क्या शेप को चेंज नहीं होने। एक काम करो ना, लिख लीजिए ना प्लीज, बुक में लिखिए। पहले काम करो, ये लिखो, डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड लिख दो, लिख दिए, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल भी लिख दो, लिक्विड, चलो हाँ यस, लिक्विड, गैसियस एंड प्लाज्मा। फिर उसके बाद लिखो शियर फोर्स, ये खाली जस्ट डेफिनेशन नहीं है, खाली बस शॉर्ट में, तो लिखो टेंजेंशियल फोर्स। लिखो एबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स शेप, एबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स शेप, यानी वो अपने शेप को चेंज ना होने दे, उसके लिए वो कितना मतलब एफर्ट लगा सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, इतना समझा। अभी ध्यान से सुनो, कोई भी टाइप का फोर्स हो, ठीक है, शियर फोर्स हो यानी टेंजेंशियल फोर्स हो या फिर पैरेलल फोर्स हो, कोई भी फोर्स होने दो, आसानी से लिक्विड या फिर फ्लूइड जो है डिफॉर्म हो जाता है आसानी से, कोई भी फोर्स लगाओ। समझ में आया? तो शियर फोर्स पहला मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो शियर फोर्स मतलब क्या, यानी एबिलिटी ऑफ, सॉरी शियर फोर्स मैं समझा चुका हूँ, मतलब कि अगर हम लोग कोई भी लिक्विड है और अगर उसको थोड़ा सा भी प्रेशर देंगे वो आसानी से अपने शेप को चेंज कर देगा। इन शॉर्ट शियर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज 0। दे डोंट हैव एनी टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन देयर शेप। क्यों? आसानी से वो अपने शेप को चेंज हो जाने देते हैं। तो देखो वहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, शियर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज 0। क्यों? क्योंकि वो अपने टेंडेंसी, मतलब वो टेंडेंसी रखते ही नहीं है कि वो अपने शेप को चेंज ना होने दे, आसानी से चेंज हो जाते हैं। चाहे फिर वो अगरबत्ती का धुआं हो, वो भी चेंज होते रहता है पल पल, बोलो सही कि नहीं, है ना? उबलता हुआ या खौलता हुआ लावा, वो भी हर बार ऊपर नीचे होते रहता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई इन लोग के अंदर टेंडेंसी नहीं है अपने शेप को मेंटेन रखने के लिए। समझ में आया? और कोई भी फोर्स लगा लो, कोई भी फोर्स लगा लो, शियर फोर्स लगाओ या फिर पैरेलल फोर्स लगा दो, इससे क्या होगा कि वो अपना चेंज करते रहेगा शेप। ये समझ में आया आप लोगों को? इसके बारे में ये बोला गया है। देखो यहाँ पर जैसे उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एयर, वाटर, ये क्या है, मतलब आटा वो है फ्लावर डो, वो जो है ना, तो मतलब क्या, आटा देखो अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो आटा क्या हो जाएगा, अपना शेप चेंज करेगा। बोलो सही कि नहीं, है ना? गूंदने के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपना शेप चेंज कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद टूथपेस्ट, देखो ये टूथपेस्ट, ये भी देखो अपना शेप चेंज करता है, भले वो सॉलिड फॉर्म में है, आटा भी सॉलिड फॉर्म में ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपना शेप चेंज कर सकता है। तो इसको भी फ्लूइड में ले सकते हैं एज अ टेक्निकल, समझ में आया? टेक्निकली उसको ले सकते हैं। तो ये इसमें एग्जाम्पल दिया, मोल्टेन लावा भी बोला गया है कि देखो इट इज़ अ फ्लूइड। इतना समझा आप लोगों को? नहीं मेरे को फास्ट जाने का, इतना समझा? ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है, फ्लूइड फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और अ प्रेशर ग्रेडियंट। इसका मतलब समझा आप लोगों को? प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या, ग्रेडियंट मतलब क्या, सीढ़ी क्या है, ग्रेडियंट है। मतलब क्या, एक एक स्टेप आप ऊपर जा रहे हो या एक एक स्टेप आप नीचे आ रहे हो, आप जैसा जैसा फोर्स बढ़ाते रहेंगे वैसा वैसा उसका फ्लो बढ़ता रहेगा या शेप चेंज होता रहेगा। उसका बोलने का मतलब ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझा? पहली लाइन पेज नंबर 26 देखो, राइट हैंड साइड पे, अ फ्लूइड फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और
प्रेशर ग्रेडियंट, फोर्स के ज़रिए से कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा, या फिर प्रेशर ग्रेडियंट। मिसाल के तौर पे अब मैं समझ लो इंजेक्शन लिया और शुरू में देखो आहिस्ते आहिस्ते मारेगा, फिर अचानक में ज़ोर का मार देगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट उसने बढ़ाया, थोड़ा स्लो स्लो स्लो, और ऐसा लग रहा है भाई बच्चा भी रोने वाला है, जल्दी से इंजेक्शन निकालना पड़ेगा, फट से एक साथ मार दिया फिर निकाल दिया। तो क्या हो गया? प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या? कम से ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा। उल्टा भी हो सकता है, ज़्यादा से कम कम, वो भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने कम से ज़्यादा का एग्जाम्पल दिया। समझा प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में? अभी देखो यहाँ पर एक नहीं 4 प्रॉपर्टीज़ बताया गया है, यानी लिस्ट आउट किया है अबाउट आइडियल फ्लूइड। अब ये आइडियल फ्लूइड मतलब क्या? देखो IDLE आइडल होगा तो वो बोलते हैं ना कुछ काम का ना काज का, आलसी, वो होगा। यहाँ पर आइडियल है। आइडियल मतलब क्या? देखो जैसा मिसाल के तौर पे मैं एक बात बोलता हूँ कि एक आइडियल स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए या आदतें क्या होनी चाहिए? नेवर एब्सेंट, नेवर रिमेन एब्सेंट, फिर उसके बाद एकदम नीट एंड क्लीन कपड़े पहन कर आना, रेगुलर लेक्चर्स में आना, नोट्स बनाना, प्रॉपर स्टडीज़ करना, ये वगैरह वगैरह। ये समझ में आ गया? नेवर बंक, ये सब क्या है? आइडियल। लेकिन आप लोग ऐसे हो खैर तुम लोग समझ आया, तुम लोग इंडियन आइडल हो समझ आया, यानी समझ आया, मजाक मस्ती। तो आइडियल मतलब समझा आइडियल। तो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसने ये बताया, समझ में आया? और ज़्यादातर ये आइडियल फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ है अगर आप गौर करेंगे तो इट इज़ रिलेटेड टू वाटर। इट इज़ रिलेटेड टू वाटर। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल, इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब क्या? इसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है। तो आप बोलेंगे देखो सर ये क्या है, दब तो गया। ऐसा नहीं है, इसको इंजेक्शन में लो, इंजेक्शन में लो। ऐसी इंजेक्शन होती है, इसको पिस्टन बोलते हैं, ये जो दबाते हैं हम लोग। आगे सुई होती है, सुई निकाल दो और वो होल को टाइट अपने अंगूठे से बंद करो, एकदम फुल ऑफ लिक्विड रखो इसमें। अब इसको दबाओ, दबेगा नहीं? दबेगा, कुछ भी हो जाए नहीं दबेगा, बहुत प्रेशर क्रिएट होगा, ये वापस बाहर आते रहेगा। इसका मतलब क्या? लिक्विड इज, या फिर हम ये बोलेंगे फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। और वो छोड़ो, अगर अंदर हवा भी रखो और दबाओ तो भी वही होगा, और हवा क्या है? फ्लूइड है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ज़्यादातर लिक्विड से रिलेटेड उसने एग्जाम्पल बोला है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल है मतलब क्या? यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो रहे। अगर मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो रहे तो इसकी डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। समझा? डेंसिटी मतलब गर्दी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसके ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। जब हम लोग उसको दबा रहे तो एक भी मॉलिक्यूल जो है जाने के लिए तैयार नहीं है, हटने के लिए तैयार नहीं, तो इसकी डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना। तुम लोग को समझ रहा है? तो इनकॉम्प्रेसिबल है, इसके लिए उसकी डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। दूसरा देखो, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल। इरोटेशनल मतलब क्या? घूमता हुआ नहीं जाएगा। पानी कभी भी घूमता हुआ नहीं जाएगा। वो अलग बात है कि साइक्लोन वगैरह बड़े बड़े समंदर में आते हैं, लेकिन नॉर्मली घूमता हुआ पानी जाता है क्या? नॉर्मली नहीं जाता है। ठीक है, उसका नेचर है ही नहीं। अरे समझा कि नहीं समझा? तो देखो जैसा मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ, समझ लो अगर मैं अगरबत्ती का वो लिया, अगरबत्ती जलाया, तो उसका देखो जो पहला धुआं आता है वो डार्क रहता है, जल्दी से दिखाई देता, वो देखो ऐसा उड़ता है, फिर बाद में वो ऐसा ऐसा होता है। तो वो हो गया क्या? क्या बोलते हैं इसका नाम? रोटेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड हो जाता है वो। लेकिन पानी जब फ्लो होता है तब वो घूमता हुआ नहीं जाता है। आप उसमें कागज़ रख दो, कागज़ घूमेगा नहीं, कागज़ उसके साथ सीधा सीधा फ्लो होगा। समझ में आया? और आगे एक और नाम बोला गया है, इट्स फ्लो इज स्मूथ, देयर आर नो टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब क्या? अनस्टेडी मूवमेंट। लेकिन पानी को अगर हम लोग कहीं कोई सरफेस से रिलीज करते हैं वो ऑलमोस्ट सीधा ही जाता है, ऑलमोस्ट सीधा ही जाता है। मतलब अचानक में जिगजैग जाना शुरू करेगा ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सेकंड पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या था? इनकॉम्प्रेसिबल, जिस वजह से क्या कांस्टेंट रहेगा? उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जाने को तैयार ही नहीं है। जब वो जगह चेंज कर सकते हैं मगर जाने को तैयार नहीं है, एक भी मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं हो रहा, तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। दूसरा हम लोगों ने क्या बोले? इरोटेशनल। मतलब क्या? पानी जब जाएगा तो उसके अंदर कुछ घुमाव जैसा मोशन नहीं आएगा और वो इररिलेवेंटली किधर भी नहीं जाएगा, स्ट्रेट ही जाएगा। मतलब क्या? यानी कि इट इज हैविंग नो टर्बुलेंस इन द फ्लो। तीसरा देखो क्या हो जा रहा है?
नॉन विस्कस, अब जरा ध्यान से सुनो, ये बात को समझो। आगे विस्कोसिटी को, विस्कस मतलब क्या, चिपचिपा या गाढ़ापन। जैसे कि मैं पानी और ऑयल को कंपेयर करूं तो कौन ज़्यादा विस्कस है, ऑयल, ठीक है। ऑयल और शहद को कंपेयर करूं तो शहद ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसके अभी देखो मैं थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा रहेगा उतना वो सॉलिड की तरफ है, मतलब समझ में आया। जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा उतना वो फ्लो कर सकता है। इसका मतलब जो गाढ़े जैसे सब्सटेंस है या गाढ़े जैसे फ्लूइड है उन लोगों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू वाटर ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, अगर जब उन लोग फ्लो होंगे तो उन लोग के बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है। जब गाड़ी का टायर जब ज़मीन पे चलता है या हम ज़मीन पे चलते हैं तो हमारा अटैचमेंट अर्थ के साथ अच्छा है, तो हम लोग जब चलते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन हम लोगों को हेल्प करता है। अरे करता है कि नहीं करता है। वैसे ही गाड़ी के टायर को भी, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ आवर अर्थ इज़ गुड। तो वैसा ही क्या हो जा रहा है कि जो विस्कस होता है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू वाटर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस वजह से इन लोगों के अंदर फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के वजह से, समझ में आ रहा है, यानी विस्कस वाले जो फ्लूइड होते हैं उन लोग के अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। देखो ऐसा बोला गया है। इट इज़ कहा गया नॉन विस्कस। नॉन विस्कस याद रखो मैंने क्या बोला, ये लिक्विड मतलब क्या, वाटर से रिलेटेड है। इट इज़ नॉन विस्कस, देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, ठीक है। तो ये याद रखो कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, कब रहेगा, जब उसकी थिकनेस या विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी। लेकिन पानी क्या है, उसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जिस वजह से उसके अंदर फ्रिक्शन कम है। जो थिक रहेगा उसमें फ्रिक्शन रहेगा, इतना समझ लो दिमाग में, समझा। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा उन लोग के बीच में। एंड द लास्ट, इट्स फ्लो इज स्टेडी, दैट इज इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट इन टाइम, यानी इसकी जो फ्लो रहती है वो स्टेडी रहती है। अब नो डाउट स्लोप जितना ज़्यादा करेंगे फ्लो फास्ट होएगा, तो वो शायद नॉर्मल रास्ते के हिसाब से बात कर रहा है कि इसकी जो फ्लो रहेगी वो स्टेडी रहेगी, ऐसा वो बोल रहा है। तो 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड समझा प्लीज, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। क्या है, व्हाट आर द, बोलो रे, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। सबसे पहला क्या है, वो इनकॉम्प्रेसिबल, जिस वजह से उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। दूसरा क्या बोला गया है, नॉन टर्बुलेंस, या फिर हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर रोटेशन वगैरह नहीं दिखाई देगा, इरोटेशनल है एंड इट इज़ नॉन टर्बुलेंस। तीसरा क्या बोले, विस्कोसिटी, कि भाई इसकी विस्कोसिटी है ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, हाँ, इस वजह से इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम है। तीसरा क्या बोला गया है कि ये स्टेडी फ्लो करता है। अरे समझा, ये मैंने ऐसी क्या बोलते हैं ना, हाइलाइटर के तौर पे बोला, आप लोगों को वर्ड टू वर्ड बुक के हिसाब से पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें बोल रहा है, प्लीज़ ज़रा ध्यान से समझो इसको, ठीक है। ये पार्ट को थोड़ा समझो जो आगे बोला गया है। उसने कंपेयर किया है सॉलिड मटेरियल विथ द फ्लूइड, सॉलिड मटेरियल को फ्लूइड से कंपेयर किया है। उसने बोला है कि सपोज करो एक बॉक्स ले लो, हॉलो बॉक्स ले लो, या चलो कोई भी सॉलिड ले लो या हॉलो ले लो, एक बॉक्स ले लो जिसका बेस आप इमूवेबल कर दोगे बाय अटैचमेंट, समझ में आया। और इसको टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि क्या, शेयर फोर्स अगर आप अप्लाई करते हो। टेंजेंशियल फोर्स मतलब क्या, ऐसा टिप पे मारेंगे, टेंजेंशियल फोर्स अगर मारेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखो वो बोलता है, सबसे पहले बात, ये अभी बुक में नहीं दिया लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, और ये इमेजिन करना बहुत आसान है। अगर लकड़ी का या मेटेलिक अगर ये बॉक्स है, कुछ भी करो, ये टेढ़ा नहीं होगा, ये टेढ़ा नहीं होगा, समझ में आ रहा है। एकदम एट द मैक्स अगर प्लास्टिक का रहा थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है, और जैसा ही मैं प्रेशर, तो देखो ऐसा बताया कि वो ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा जा सकता है, समझ में आया, ठीक है। लेकिन जैसा ही मैं फोर्स रिलीज करूँ कप से आ जाएगा अपनी जगह पर। या अगर इलास्टिसिटी वाला अगर कोई सॉलिड मटेरियल है तो वापस आ जाएगा। इन शॉर्ट इट रेजिस्ट टू डिफॉर्मेशन। इतना समझा आपको। ये जो देखो यहाँ पर एक थीटा करके एंगल बनाया है, अरे है ना, और यहाँ पर जो है डिस्टेंस देखो उसने दिया है, मतलब ये जो हल्का सा हटा है वो डेल्टा एल है, लेंथ डेल्टा एल, कुछ समझा।
और उसने वो जो भी कॉर्नर्स के नाम दिया है वैसा है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर बोला है कि भाई अगर आप कोई सॉलिड बॉक्स है, इसको अगर कंप्रेस करते हो दबना मुश्किल है, मगर अगर दब भी गया तो मोस्टली वो वापस आ जाता है, एक्सेप्ट फ्यू बॉटल्स। समझ आया? तो वापस आ जाता है, पहले तो दबेगा नहीं, लेकिन अगर दबता है तो वापस आ जाएगा। उसी तरीके से तो ये कॉम्प्रेस वाला है, कुछ समझ में आया? उसी तरीके से अगर आप इसको टेंसाइल, टेंसाइल मतलब क्या? देखो यानी क्या, है ही नहीं, यानी ये जो टेंसाइल समझे, यानी ये मैंने ऐसा खींचा और छोड़ दिया, आउटवर्ड फोर्स किया और छोड़ दिया, तो देखो वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? एबल टू स्ट्रेच, मतलब टेंसाइल का मतलब क्या होता है? एबल टू स्ट्रेच। तो ऐसा स्ट्रेच कर सकते हैं क्या? सॉलिड को मुश्किल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के खींचे भी और छोड़ दिए तो वो वापस अपनी जगह पे आएगा, है ही नहीं? समझ में आ गया तुम लोगों को? ऐसा होता है। लेकिन हम लोग ये वाला तो लगा ही नहीं सकते, लिक्विड में लगा ही नहीं सकते, जरा सा लगाओ पानी आगे सरक जाएगा, और जो शेप चेंज होगा आप वापस गेन करके दिखाओ, नहीं होएगा। समझ में आया? तो याद क्यों? क्योंकि उसका मॉड्यूलस जो है, शेयर मॉड्यूलस जो है वो 0 है। क्यों? समझ में आया ना? वो फोर्स देंगे तो के वो बोला है कि भाई कुछ ही रेयरली, कुछ ही फ्लूइड ऐसे है जो डिफॉर्मेशन को कुछ हद तक रेजिस्ट करते हैं। जैसा मैं बोलूँगा एकदम गाढ़ी चाशनी, एकदम गाढ़ी चाशनी बहुत देर तक अगर खुली रखेंगे और उसको ऐसा स्लाइड करो, बहुत स्लोली वो चेंज होकर अपना शेप चेंज करती है, माने बहुत देर से। तो ये एक एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि वो उसमें दिया गया है कि कुछ ही, हार्डली कुछ ही ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो डिफॉर्मेशन को कुछ हद तक रेजिस्ट करते हैं, मगर डिफॉर्म होकर रहेंगे। क्योंकि अगर डिफॉर्म नहीं हुए मतलब फ्लो नहीं हुए, और फ्लो नहीं हुए तो उसको फ्लूइड में इंक्लूड किया ही नहीं जा सकता। समझ में आया? देखो यहाँ पर बोला गया है वीक रेजिस्टेंस, वेरी फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 27 लेफ्ट हैंड साइड, वेरी फर्स्ट लाइन, ठीक है? वेरी वीक रेजिस्टेंस टू डिफॉर्म। अरे समझा? अच्छा, एक नाम उसी लाइन में दिया हुआ है, रियल फ्लूइड्स। रियल फ्लूइड्स मतलब क्या? ऑल द फ्लूइड्स अराउंड अस, फिर वो चाहे गैशियस हो, प्लाज्मा हो, लिक्विड हो, और लिक्विड में भी कौन सा भी लिक्विड, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो शहद हो, वो मिल्क हो, वो पानी हो, समझ में आया? जूस हो, एवरीथिंग। रियल फ्लूइड मतलब क्या? यानी जो जनरली हमारे को आसपास दिखाई देते उसको बोला जाएगा रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, वो जो 4 चीज़ हमने पढ़े वो स्पेशली रिलेटेड टू वाटर है। आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड में फ़र्क है। रियल फ्लूइड में सबको ले लेंगे जो भी हम लोग को फ्लूइड जैसा लग रहा है, टूथपेस्ट को भी फ्लूइड, आटे को भी फ्लूइड, पानी को भी फ्लूइड, जूस को भी फ्लूइड, रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड सिर्फ पानी एज्यूम करना है अपने को। समझ में आया? अब देखो जनरल प्रॉपर्टीज नीचे दिया। अच्छा, एक और चीज़ इसने क्या बोला है कि अगर सपोज करो हम लोगों ने एक ब्लॉक लिए, ठीक है, एक ब्लॉक लिए सपोज करो, या फिर एक ऐसी चपटी कोई भी फिल्म ली है, मटेरियल, और उसको पानी में डुबा दिया, तो क्या हो जाएगा? याद रखो वो कभी भी उसके ऊपर कौन सा फोर्स मारेगा? परपेंडिकुलर फोर्स मारेगा। मतलब समझा? परपेंडिकुलर फोर्स। ये देखो, ये मैंने मेरा हाथ पानी में डाल दिया तो पानी ऐसा फोर्स मारेगा, अगर थिकनेस रही तो ऐसा भी मारेगा। इन शॉर्ट हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स ही मारेगा पानी। समझ में आया? पानी मतलब फ्लूइड। समझ में आया? हमारे ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है गैसेस का, ऊपर से ऐसा ऐसा पड़ रहा है स्ट्रेट, अगर मैं हाथ ऐसा कर दिया, ऐसा नीचे वाली गैसेस जो ऊपर की तरफ आ रही होगी वो इधर मार रही होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, स्लांटिंग व्लांटिंग नहीं हो सकता। कभी भी फोर्स क्या रहेगा? मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। समझ आया? पीछे से भी परपेंडिकुलर। समझ में आया? तो वो यही बता रहा है कि आप कैसा भी चीज़ पानी में डालो या कोई फ्लूइड में डालो, उसके मॉलिक्यूल्स जो है परपेंडिकुलर फोर्स ही अप्लाई करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर। उसको देखो DF लिया गया है, मतलब क्या? स्मॉल सरफेस, यानी एक छोटे से एरिया पे छोटा सा फोर्स लग रहा है, ऐसा बताया गया है। आप लोगों को समझ रहा है? 9 बजे तक है ना? चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ में आ रहा है?
इजी इजी, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, अब ये जनरल फ्लूइड की बात हो रही है। सबसे पहला देखो, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, ये तो बहुत ज़्यादा ही, हाँ। और ये क्या, ये परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। अब ये परमानेंट डिफॉर्म मतलब क्या, देखो अब आप बोलेंगे क्या सर डिफॉर्म परमानेंट कैसा हो जाएगा, देखो एकदम सिंपल है। ये पानी का बूंद है, मैंने इसको फोर्स लगाया, फैल गया, ये डिफॉर्म हुआ, परमानेंट ऐसा ही हो गया। वापस आप वैसा करने की कोशिश करो, मुश्किल है। दूसरा देखो, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, चाहे वो गैस हो चाहे वो मोल्टन लावा हो, समझ में आया। दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, वो फ्लो कर देंगे, मतलब कर जाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि ये कोई भी कंटेनर का शेप ले सकते हैं जिसमें आप उसको डालो, समझ में आया। ये तीन प्रॉपर्टीज किसकी है, जनरल लिक्विड की है, हाँ। रिमेंबर दिस तो हो चुका। अब देखो फ्लूइड एट रेस्ट, इन शॉर्ट अभी हम यहाँ से स्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। फ्लूइड देखो, इसको हाइड्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। पहली पैराग्राफ में बोला गया है डेफिनेशन, क्या बोला गया है, द ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स विच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। एट रेस्ट मतलब क्या, रुके हुए फ्लूइड की अगर हम स्टडी करेंगे उसको बोला जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। प्लीज ये याद रखो, स्टैटिक मतलब क्या, टू स्टॉप या एट रेस्ट, समझ में आया। तो अगर हम लोग रुके हुए लिक्विड की स्टडी करेंगे, हम लोग रुके हुए लिक्विड की स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक्स, समझ में आया। हालांकि गैस भी है लेकिन खैर इतना समझ में आ गया। अब आता है क्या, प्रेशर, ठीक है। अब देखो प्रेशर क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी है, प्लीज ये लिख लो, लास्ट पैराग्राफ में है, लास्ट की 4 लाइन। द नॉर्मल फोर्स exerted by a fluid, अरे रे अब भी बनाया था, the normal force exerted by fluid at rest per unit area of contact is known as, क्या है ये, pressure of the fluid। नॉर्मल फोर्स मतलब क्या, नॉर्मल आपने कई बार सुन चुके हो, मतलब क्या, विच इज परपेंडिकुलर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि फ्लूइड जब हमारे पे प्रेशर लगाती है तो वो कैसी रहती है, परपेंडिकुलर। अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये लगेगा, ऐसा हाथ किया तो यहाँ पर ये लगेगा, तो इसीलिए बोला गया है द नॉर्मल फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स, समझ में आया, ठीक है। किससे एग्जर्ट हुआ, एग्जर्टेड बाय फ्लूइड, ठीक है, एट रेस्ट। एट रेस्ट क्यों, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। एट रेस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसका इन लोगों ने फॉर्मूला क्या दिए हैं, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मगर याद रखो दिस फोर्स हैज टू बी परपेंडिकुलर, प्लीज याद रखो, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये रिलेटेड टू हाइड्रोस्टैटिक्स। अगर आप प्रेशर की बात कर रहे हो, मेक अ हैबिट कि आप परपेंडिकुलर फोर्स वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फोर्स अपॉन एरिया रॉन्ग, फोर्स अपॉन एरिया रॉन्ग, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि फ्लूइड कभी भी परपेंडिकुलरली ही हम लोगों पर एक्ट करता है, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, देखो उसने डायग्रामेटिकली पेज नंबर 27 राइट हैंड साइड पे बताया है। अगर आप ऐसा देखो, यहाँ ध्यान से देखो, अगर आप बुक बताओ सर, बुक बताओ, कोई भी बुक, चलो फिजिक्स की बुक। अगर आप पानी के टैंकर में कोई चीज़ को ऐसा डाल रहे हो, सपोज करो ये इतना चौड़ी नहीं है, पतली सी फिल्म है, तो पानी कैसा फोर्स करेगा, एक्ट ऐसा, यहाँ से भी ऐसा, पीछे से भी, समझ में आया। और अगर मैं उसको ऐसा डालता हूँ, पहले तो जल्दी जाएगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा जाएगा तो भी नीचे से भी और ऊपर से भी परपेंडिकुलर ही अब एप्लीकेबल रहेगा फोर्स। देखो समझ में आया, इसीलिए नॉर्मल फोर्स बोला गया है। नॉर्मल फोर्स बोलना ज़रूरी है या परपेंडिकुलर फोर्स बोलना ज़रूरी है। अभी देखो यहाँ पर उसने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल मतलब क्या, यहाँ पर कुछ उसने समझाया है, ठीक है। देखो उसने क्या बोला है, ज़रा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो क्या हो जाता है कि सपोज करो ये मार्कर है, मार्कर है, ये इसका एरिया है, सरफेस एरिया क्या है, ऐसा फ्लैट है, चपटा है और ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। ये एरिया वाला
मारकर मैंने सर्टन फोर्स के साथ मैंने इस पे हाथ पे प्रेशर दिया, ठीक है, दिया, सब बोलो बहुत ज़्यादा दिया, हटा दिया, क्या आया, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर निशान आया उसके शेप का, हाथ में खून निकला या फिर आर पार हो गया। अब इसको रखता हूँ और सपोज करो मैंने बारीक सी सुई लिया कपड़े सीने वाली, समझ में आया, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, उसका सरफेस एरिया कम है, उतना ही फोर्स लगाऊंगा। इन शॉर्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई प्रेशर जो है ये फोर्स और क्या है, ये एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन एरिया बहुत मैटर करता है। अगर एरिया कम रहा वही टाइप का फोर्स, उतना ही फोर्स बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। कुछ समझ में आया? ठीक है, उसने एग्जाम्पल भी दिया है, सपोज करो, देखो उसने बोला फॉर एन एग्जाम्पल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स कितना है 10 न्यूटन इज बीन अप्लाइड ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है ना, अरे है कि नहीं। अब देखो तो क्या कितना प्रेशर बनता है, तो देखो अभी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला हूँ कि जब कभी भी सम सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसा यूनिट याद रखना है। ये ऐसा यूनिट के हिसाब से है क्या, कोई भी लेंथ को जब मेजर करते हैं तो उसको मीटर में गिनते हैं, मीटर, ये मीटर में है क्या, तो याद रखो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू वॉट 100 सेंटीमीटर। क्या मैं उसको ऐसा नहीं लिख सकता, बोलो सही कि नहीं, 10 इंटू 10 10 स्क्वायर, अरे है क्या नहीं। अगर सपोज करो मैं इसको मीटर स्क्वायर लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा 10 स्क्वायर, सही है कि नहीं। अरे ये अक्खा मैंने 1 मीटर लिया, 1 मीटर का स्क्वायर, तो इसके लिए मैंने अक्खे को होल स्क्वायर डाला। अच्छा नहीं समझ रहा है तो चलो ठीक है, ये हो गया, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है ना। विच विल बी 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 है और 2 लगा दो, बोलो सही है कि नहीं। इन शॉर्ट में इसको ऐसा नहीं लिख सकता 4 0, इन शॉर्ट में इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 10⁴। अरे समझा, अब मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता। बस जरा वहाँ पर देखो, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे 10 न्यूटन अपॉन 10⁻⁻4 मीटर। कुछ समझा, नहीं समझा? अरे इधर के कैलकुलेशन के हिसाब से ये नीचे से ऊपर आया तो ये माइनस हुआ ना, बस मैंने ये वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर की ये वैल्यू इधर से उठाकर इधर डाला, ठीक है नहीं, सही है, समझ में आया। अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ 10 इंटू 10⁻⁴, तो कितना हो जाएगा 10⁵। अरे है कि नहीं, है, सही है, ठीक है। तो देखो वहाँ पर वही लिखा है न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर। कुछ समझा, तुम लोग को समझा कि नहीं समझा? समझा तो याद रखो कि प्रेशर कितना हुआ, इतना हुआ, कब, जब सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी प्रेशर देखो 10⁵ मतलब क्या, एक के बाद 5 0, ठीक है, न्यूटन मीटर ⁻² स्क्वायर, मतलब समझ में आया। इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कब, जब आप छोटे से सरफेस एरिया के साथ फोर्स लगा रहे हो तो। अब आगे देखो उसने क्या बोला है कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दे तो, ये हटा दूं क्या, लिखेंगे तुम लोग, लिखेंगे, लिख लो। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग उतना ही फोर्स 10 न्यूटन वाला ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन किसके ऊपर,
बुक में क्या दिया है? हाँ, 1 मीटर स्क्वायर। अब देखो ऐसा यूनिट के हिसाब से ऑलरेडी ये कन्वर्टेड है इनटू मीटर, तो क्या हो जाएगा? आंसर विल बी व्हाट? 10 न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर। तो क्या हो जा रहा है? हाँ, दो ये दो। तुम लोग को समझा कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स या सेम क्वांटिटी का फोर्स हम लोगों ने अप्लाई की है, तो लेकिन किसके ऊपर? सरफेस एरिया अब क्या था? मीटर वाइज था, यानी बहुत बड़ा था। समझ में आया? अरे जैसा इसका सरफेस एरिया हम लोगों ने बढ़ा दिया, ठीक है, अब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरे हाथ पे जो प्रेशर आ रहा है, समझ में आया, वो कम आ रहा है। लेकिन अगर मैंने नीडल लिया, नीडल का सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया नहीं, जिससे प्रेस करेंगे उसका सरफेस एरिया कम होना चाहिए। तो नीडल का सरफेस एरिया कितना? 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। मालूम ना, वायर गॉज से आप लोग वो मेजर करते हो, मालूम होगा तुम लोगों को, ठीक है। वर्नियर कैलिपर भी होता है, लेकिन वो जाने दो। तो वो जो होता है तो उससे अप्लाई करेंगे, मतलब सॉरी, यानी कि सुई को अप्लाई करेंगे उतने फोर्स के साथ, तो अंदर चले जाएंगे। मतलब समझा? तो देखो वहाँ पर कितना हो रहा था? एक के बाद 5 जीरो हो रहे थे सेम यूनिट के साथ, मगर यहाँ पर सिर्फ 10। तो कितना ज़्यादा फर्क आ जाता है अगर सरफेस एरिया अलग होगा तो। फोर्स भले ही उतना ही हो। समझ में आ गया? ये चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ बातें इसने बोला है कि SI यूनिट ऑफ प्रेशर। SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? हाँ, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। अब ये क्या? फोर्स अपॉन क्या था? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। मैं पहले बता रहा हूँ, देखो हम लोगों को इसका क्या लेने का है? डायमेंशन डिराइव करने का है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो मास को मास लिख दिए, मगर एक्सेलरेशन मतलब क्या? वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को किस में मेजर करते? अभी यूनिट की बात कर रहा हूँ, इनकी यूनिट की बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस को किस में करेंगे? मीटर। टाइम तो सेकेंड से, फिर भी मैं यहाँ टी ले रहा हूँ, ठीक है, हो गया। अब ये चीज़ यहाँ डालेंगे तो मीटर। अच्छा, अब ये मास है, मास को मैं किस में लूँगा? kg, ठीक है। वेलोसिटी को ले लिया अपन ने m/t ले चुके, ठीक है। और एक और t है, तो इज इक्वल टू kg इंटू मास, ठीक है, इंटू t माइनस स्क्वायर। अगर इसको मैं डायमेंशन फॉर्म में लिखता हूँ तो L M T, ठीक है। L बोले तो क्या? लेंथ। तो देखो लेंथ है अपने पास 1 है, kg कितना है? 1 है, यानी कि मास, kg मास में आएगा। टाइम कितना है? -2। ये समझा? ये किसका आया? ये सिर्फ फोर्स का आया। समझ में आया? अब एरिया का ढूंढेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशन क्या आ गया? फोर्स इज इक्वल टू L1 M1 T माइनस, समझा? ठीक है। अब इसके बाद ए बोले तो क्या? एरिया। एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? मीटर। ब्रेथ क्या है? मीटर, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब वही चीज़ डालेंगे, P इज इक्वल टू वॉट? फोर्स अपॉन एरिया। डायमेंशन है तो ब्रैकेट। फोर्स का डायमेंशन क्या निकाले हम लोगों ने? L1 M1 T माइनस 2 अपॉन मीटर इंटू मीटर लेंथ, तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। इतना समझा? अब देखो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? L1 L माइनस 2 M1 T माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस -1। समझ में आया? और M1 और T माइनस 2, ये है क्या?
प्रेशर का डायमेंशन। समझा? फोर्स को अपन ने लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को रहने दिए, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अभी सबको क्या करेंगे, यूनिट में डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब मीटर में गिना जाता है, टाइम मतलब यानी सेकंड्स में गिना जाता है, मगर मैं यहाँ टी ले लिया डायरेक्टली। ठीक है, के मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी। ठीक है, मीटर, डिस्टेंस का हम लोगों ने मीटर ले चुके, टाइम का टी ले चुके, मगर एक टी यहाँ पर ऑलरेडी था इसलिए यहाँ पर 2 टी हो गए, तो टी स्क्वायर हो गया, एम अपॉन टी स्क्वायर हो गया, और ये टी स्क्वायर ऊपर आया तो माइनस टी यानी माइनस स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो अब इसको अगर हम लोग एल एम टी फॉर्म में लेते हैं, लेंथ, फिर उसके बाद मास, और ये टाइम में लेते हैं, तो देखो केजी यानी कि मास 1, मीटर यानी कि L2, टी इज इक्वल टू -2। ये हो गया किसका, फोर्स का डायमेंशन। इसके बाद हम लोगों ने लिए एरिया। एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों भी मीटर्स में गिने जाते हैं, इसीलिए लेंथ स्क्वायर। समझे, ये लेंथ स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया का मिल गया L स्क्वायर, F का मिल गया L1 M1 T रेस टू -2, वो इसमें डालेंगे। समझ में, अगर प्रेशर का डायमेंशन जानना है तो F अपॉन A, तो F की वैल्यू डाल दिए जो यहाँ पर निकाल चुके हैं, A की वैल्यू डाल दिए जो यहाँ पर निकाल चुके हैं। L स्क्वायर ऊपर था उसको, सॉरी नीचे था उसको ऊपर लिए तो वो माइनस में चला जाएगा, +1 -2 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -1, क्योंकि बड़े की साइन आएगी। समझ में आ गया? तो ये हो जाता है प्रेशर का क्या डायमेंशन। अब देखो इसके आगे कुछ इसने ये दिया हुआ है कन्वर्जन्स। 1 बार देखो 1 बार इज इक्वल टू 10 रेस टू 5 न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर 1 हेक्टोपास्कल दैट इज HPA। अरे हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया, प्लीज़ ये याद रखो एवरीवन। प्रेशर में देखो यहाँ पर, एक मिनट में यहाँ पर लिखता हूँ, 1 न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर इज नथिंग बट 1 पास्कल। ठीक है, देखो PA, A स्मॉल होता है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, और उसने ये भी बोला है कि अदर कॉमन यूनिट्स फॉर प्रेशर क्या है, वो बार भी है और टॉर भी है। बार का तो उसने दिया है 1 बार इज इक्वल टू 10 रेस टू 5 न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर, और 1 टॉर इज इक्वल टू व्हाट, या हम ये बोलेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर, 760 TORR टॉर। ये खाली वो जरा कन्वर्जन फैक्टर जो है वो आपको रटना पड़ेगा, प्लीज़ ये याद रखो। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 28। ठीक है, इसके अंदर 2.3.1 प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एज्यूम किया गया है कि भाई एक वाटर टैंक है, इसके अंदर पूरा ब्लू है तो ब्लू से करेंगे ना, तो इसके अंदर पूरा पानी है। ठीक है, और ऐसा इमेजिन किया गया है, क्योंकि ऐसा बोला गया इमेजिनरी सिलेंडर इसके अंदर अगर रखते हैं तो इस सिलेंडर पे कितना प्रेशर पड़ेगा वो हम लोगों को डिराइव करना है। ठीक है, ये ऐसा सिलेंडर है, सपोज करो इसका जो एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, सरफेस एरिया जो है इसका, ये क्या है, ऑफ अ सिलेंडर इज A। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट है वो क्या है, इट इज बीन डिनोटेड बाय H। तो हाइट ऑफ सिलेंडर LI है क्या, लिए हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, क्या है, इज इक्वल टू स्मॉल h। डेंसिटी ऑफ वाटर यानी वाटर मॉलिक्यूल की गर्दी, डेंसिटी बोले तो गर्दी, तो डेंसिटी
ऑफ वाटर या फ्लूइड ऑफ फ्लूइड इज बीन गिवन बाय रोटेबाइट इज बीन गिवन बाय रो, ठीक है। और इसका कुछ मास होगा, मास ऑफ सिलेंडर, ये क्या है, बोलो रे, एम, ठीक है। इसके ऊपर कुछ फोर्स पड़ रहा होगा, इसके ऊपर, ठीक है। फोर्स मतलब क्या, पानी वाला फोर्स पड़ रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स देखो क्या हो जाता है, mg। ये पानी वाला भी हो रहा है और इसका भी हो रहा है, किसका, ग्रेविटी का कुछ काम धंधा नहीं है, दूसरे को नीचे खींचता है। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ मिस आउट किया मैंने, ठीक है। एरिया है, डेंसिटी है, मास है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, v इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये रेड वाले कंटेनर का जो है ये वॉल्यूम है, ठीक है। हाइट हो गई, फोर्स हो गया, फोर्स बोले तो क्या, विच डिपेंड्स अपॉन द वेट, दैट इज अ W, एंड W इज इक्वल टू mg। बस इतने सारे हमारे पास गिवन है। अब हम लोगों को क्या डिराइव करना है, हम लोग को डिराइव करना है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, यानी जब कोई सिलेंडर अगर हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो उसके ऊपर क्या होगा, कैसा प्रेशर क्रिएट होगा, उसका डेरिवेशन, ठीक है। तो देखो क्या हो जाता है, हमारे पास ये फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन नयनगर एरिया, हाँ, इज अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, mg, तो हो गया mg अपॉन a। सब याददाश्त वापिस आएंगे अभी तुम लोग की, ठीक है। m क्या है, m इज अ मास, लेकिन इसको अगर डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो देखो व्हाट इज मास। अभी मास का फॉर्मूला अगर हम लोग को डिराइव करना है तो डेंसिटी से कोरिलेट कर सकते हैं। डेंसिटी मतलब क्या, हम लोगों को ये दिया गया है रो से, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो मास का फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, ये ऐसा रखता हूँ। तो अभी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। इसके लिए मैंने ये शॉर्टकट भी लिख दिया, समझ में आया। तो हम लोग ये मास की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं एज डेंसिटी इनटू रो इनटू जी अपॉन ए। अब वॉल्यूम के पीछे पढ़ो, ठीक है। व्हाट इज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज, अरे दोनों रेड है, व्हाट इज, समझ में आया, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। ये आ गया था पहले ठीक है, ये आ गया था, फाइन। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो हम लोग वॉल्यूम की जगह पर एरिया अपॉन एरिया इनटू हाइट डालेंगे, सो मैं गिर जाएंगे, ये आ जाएगा एरिया अपॉन हाइट। तो क्या हो जाएगा, देखो अभी ये इक्वेशन और क्या बनता जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ गरीबी में, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये वाला एरिया, अभी मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि रो दिख रहा है, हाँ, v की जगह पे क्या आएगा, एरिया अपॉन हाइट, एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपॉन ए। बस फिर a से a कट सकता है, कट गया, तो क्या हो गया, हमको आंसर मिला P इज इक्वल टू रो एच जी। और ये हम लोगों को मिला कि भाई कोई भी चीज़ हो, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, या कोई सिलेंडर है, हम सब पर लिक्विड यानी कि पानी के अंदर कैसा प्रेशर पड़ेगा, रो एच जी। बोलो समझा, ठीक है, कॉपी कर लो। एक्सरसाइज मतलब के सॉल्व एग्जाम्पल 2.1। देखो एकदम सिंपल है, थेरोटिकल दिया है, टू डिफरेंट लिक्विड्स, लिक्विड दोनों डिफरेंट है। सपोज करो एक शरबत होगा, एक पानी होगा, तो उनकी डेंसिटी जो है इसने क्या दिया है, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, यानी रो 1 एंड रो 2 ऑफ ईच रिस्पेक्टिवली। समझ में आया।
इसके बाद क्या बोला है, तो याद रखो दोनों के लिए प्रेशर कॉमन है। हाँ, तो देखो एक्सर्ट द सेम प्रेशर, यानी P कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट, हाइट का रेशियो फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, यानी अपने को हाइट का रेशियो फाइंड करना है, बस, ठीक है। तो क्या करने का, एकदम इजी है। देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, देखो अपने को गिवन क्या है, P है, H है, रो है, खाली G नहीं है। G अपने को मालूम है 9.8 रहता है नॉर्मली, ठीक है। अब देखो तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बोलो कुछ नहीं। हाँ देखो P इज इक्वल टू वॉट, बोलो रे, रो जी एच, ठीक है। बस फॉर फर्स्ट, अरे सॉरी ये तो P कॉमन है, H1 G दोनों के लिए कॉमन है, रो अलग है दोनों के लिए, समझ में आया। ऐसा ही P इज इक्वल टू रो जी एच, G कॉमन है, H2 और ये रो 2, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग, ये 1 है ये 2 है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करो तो क्या मिल जाएगा, देखो रो 1 जी एच इज इक्वल टू रो 2 जी एच 2, ठीक है। कॉमन कट रहा है क्या, अभी यहाँ 2 है 1 है, कॉमन कट रहा है, कॉमन कट रहा है। अब क्या कर लेंगे, H1 यानी रो 1 इंटू H1 इज इक्वल टू रो 2 इंटू H2, हो गया। बस शिफ्टिंग करेंगे, ये क्या करेंगे, H1 अपॉन H2, यहाँ का H1 ऐसा ही है, H2 इधर आया, रो 1 नीचे जाएगा, देखो वही है क्या आंसर, रो 2 अपॉन, ठीक है। तो ये इसका आ गया पहले वाले का, इजी है क्योंकि उसने पहले ही बोला कि सेम प्रेशर है तो P कॉमन लिए, कोई भी लिक्विड हो ग्रेविटी सबको सेम खींचती है, इसके लिए G भी कॉमन लिए। बाकी ये दोनों उसने अलग अलग दिया था ऑलरेडी, कंटेनर नहीं बोला है, अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हाइट और हाइट का रेशियो मांगा है तो H1 H2 ही रहेगा, इतना समझा। रब कर दूं, अगर रिलेशन ऑफ हाइट हमको देखना है, देखा जाए तो हमने क्या लिखे है, H1 H2 इज इक्वल टू रो 2 रो 1। अगर मैं इसको अलग तरीके से लिखूं तो क्या हो जाएगा, H1, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैं 1 लेता हूं, यानी कि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, खुद हाइट ऑफ अ, यानी समझ में आया, हाँ यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, ठीक है। वैसा ही अगर हम लोग इसको लेते हैं तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, रो 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन H2, नहीं दोनों H2 है, ये देखो ना, मैं अगर इसको कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं खाली ये दोनों को कंसिडर करता हूँ, और अगर इसमें मैं ये दोनों को कंसिडर करता हूँ, समझ में आया, तो वैसा रहेगा, बोलो समझा। अब ये चीज़ मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ये चीज़ सेकेंड अल्टरनेट इसमें बताऊंगा, कुछ समझ में आ रहा है, हाँ देखो अभी बताऊंगा, ज़रा देखो ध्यान से देखो, अपने को क्या दिया हुआ है, P इज कॉमन, P इज व्हाट, कॉमन, प्रेशर इज कॉमन, और अपने पास रो जी एच है, रो अलग दिया हुआ है, H अलग दिया हुआ है, एंड G इज कॉमन फॉर एनी मटेरियल ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और P तो इसने कंडीशन में कॉमन दिया है। अगर ऐसा है तो पहले वाले, ठीक है, लिक्विड में क्या हो जाएगा, देखो ये कॉमन है। अब मैं क्या करता हूँ, इस H को, चलो एक काम करता हूँ, रो को इधर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, P अपॉन, किसको भी ले सकते हैं आप, H की मर्जी, सॉरी आपकी मर्जी ठीक है, इट्स ओके, गाय में ऐसा होता है, हो गया। नाउ वो रूल है कि भाई अगर कॉमन, सॉरी अगर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाना है तो कांस्टेंट देना पड़ेगा, और अगर कांस्टेंट को हटाना है तो
प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आएगी। मैं दोनों को कांस्टेंट समझ के हटा दिया तो क्या हो जाएगा, 1/ρ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H1। वही आया जो अभी लिखा था। अरे समझा कि नहीं समझा? ऐसा ही अगर मैं, लाइन नहीं दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी, मेरे को मालूम था, अब दिख रही होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू ρ2.G.H2 विच इज इक्वल, अभी समझ गए ना तुम लोग क्या करने का। G और P कॉमन है तो क्या करेंगे हम लोग, किसी एक को भी यहाँ ले लो, रो को ही ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं। तो क्या हो जाएगा, अगर कॉमन ले लिए तो P हट गया, 1/ρ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2। यानी कि हाइट बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो हाइट घटेगी। समझ में आया? ऐसा उसका एक्सप्लेनेशन है। देखो उसने वही लिखा है, और जो पहला भी सॉल्व किया उसके हिसाब से भी यही था। H1 के सामने ρ2 आया था। अब सेकेंड वाला, अ स्विमर इज स्विमिंग, तो काय को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन अ स्विमिंग पूल, लेकिन कितना है, 6 मीटर हाइट। लो सुनो जरा, हाइट कितना आ गया, 6 मीटर, मीटर है, नो कन्वर्जन, ठीक है। बिलो द सरफेस ऑफ वाटर कैलकुलेट द प्रेशर, यानी कि टू फाइंड क्या है, यहाँ लिखता हूँ, टू फाइंड क्या है, हमको प्रेशर ढूंढना है, कितना प्रेशर उस पर एग्जर्ट हो रहा है ऑन द स्विम। अच्छा हो गया, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी क्या है, बाप रे, तो यानी कि रो दिया है इसने, कितना है, 1000 kg, और क्या है, ग्रेविटी है ना, ये क्यूब है, और ग्रेविटी क्या है, ये तो हमेशा बचपन से कभी बड़ा ही नहीं हुआ है, इतना ही है, इतना हो गया, बस हो गया। आपको पता है कि P का, यानी कि सॉल्व करेंगे अगर, तो P का फॉर्मूला क्या है, देखो, P इज इक्वल टू ρGH। तो P फाइंड करने के लिए रो की वैल्यू क्या है, 1000, इंटू G क्या है, हाइट क्या है, क्योंकि 6 का कोई कन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी मीटर में है, ठीक है। अब देखो सिंपल काम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6000 होता है इंटू 9.8, बस कर लो, 6 8 48 हो गया, ठीक है। 0 9 के बाद 3 0, 1 2 3, 9 6 54, क्या हो गया, 5 8 8, फिर 3 0 हो गया, एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट आ गया, तो हमको आंसर मिला 5 8 8 और 2 0, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, प्रेशर इतना हाई नहीं होता है, ये लॉजिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा सिंगल डिजिट में, इतना प्रेशर नहीं रहता है, तो सिंगल डिजिट में शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4, कितना शिफ्ट किए, 4 शिफ्ट किए, 10⁴। बोले समझा, सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। With this I end up with my today's lecture.